वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूनिट 6 पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट पार्ट यूनिट 6 का आपका कंप्लीट हो चुका है। एक आपका है जियोथर्मल पावर प्लांट कह लीजिए या जियोथर्मल एनर्जी के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। उसको हम देखेंगे किसी दूसरे दिन या किसी और लेक्चर में हम लोग उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट 7। कौन सा यूनिट है आपका? यूनिट 7 है, ठीक है। तो यूनिट 6 आपका ख़त्म हो चुका है। ऑब्जेक्टिव भी आपको होप सो मिल चुका होगा। जिन्होंने मैसेज किया होगा उनको तो डेफिनेटली उनको मिल चुका होगा। 2 पार्ट रह चुका था जिसमें कि एक फ्यूल सेल और जियोथर्मल, उसका ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिला होगा। डेफिनेटली वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और लास्ट में एक कलेक्टिवली कह सकते हैं कि एक होल बहुत और भी ऑब्जेक्टिव जो होगा सारे पावर प्लांट लगभग जो नॉन कन्वेंशनल के होंगे उसके ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट में जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस कह लीजिए, सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा, जब आप कह दीजिएगा कि हाँ सर अब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उस दिन के बाद ये कह सकते हैं या उसके नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। प्लस क्वेश्चन बैंक का भी देखेंगे, अगर सही रहा सब कुछ समय के हिसाब से तो हम लोग क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव और सॉल्यूशन दोनों देख लेंगे, क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7 जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। मैं बता रहा हूँ बात कि मैं किसी लेक्चर में उसको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो आज है यूनिट 7। यूनिट 7 में जो है आपका हेडिंग आप कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? अर्थशास्त्र। मतलब क्लियरली आप कह सकते हैं कि मनी से रिलेटेड होगा ये यूनिट जो होगा, वह क्या होगा? मनी से रिलेटेड। मतलब पैसे की बात किया जाएगा इसमें कि किस तरह से आप पैसे को कम कर सकते हैं। कोई भी आप अगर काम करिएगा, मान लेते हैं, तो अगर आप काम करते हैं किसी भी वर्क में तो आप क्या चाहिए? आपको बेनिफिट ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे भी हमारा यही होगा कि कंज्यूमर जो होगा वो चाहेगा कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले, और जो जनरेट करने वाला होगा या जनरेटिंग स्टेशन में जो पावर प्लांट होगा वह चाहेगा कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे कि कंज्यूमर को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो, कंज्यूमर को भी लगे कि नहीं मुझे किफ़ायती दर पे मतलब सस्ते दर पे बिजली मिल रहा है, और जो जनरेट करवा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट हो रहा है जो पावर प्लांट से, तो उसको भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे भी बेनिफिट हो रहा है। तो किस तरह से हम यह करेंगे, यही सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स, मतलब क्योंकि आपको ये पता है कि जो लोड होता है घर में वह वेरी करते रहता है या उसमें वेरिएशन होते रहता है। कहिए कैसे? आप कभी देखिएगा इस चीज़ को कि आपके अगर एक रूम है या आप अपने ही जिस फ्लैट में रह रहे हैं या जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें देखिएगा कि हो सकता है जो दिन का टाइम है उसमें फ़ैन चल रहा है, बल्ब आपका यूज़ में नहीं हो। रात में वही समय ऊपर नीचे जैसे बढ़ते हैं या शाम जैसे होता है तो वहाँ पे आप धीरे धीरे क्या करते हैं? बल्ब भी यूज़ करने लगते हैं, फिर फ़ैन भी चलाने लगते हैं, है ना। फिर जब रात होती है तो हर एक चीज़ मतलब जो भी लोड होगा आपका, बल्ब सब यूज़ में होगा, फ़ैन भी आपका रेगुलर यूज होता है। फिर जैसे जैसे रात घटते जाती है, मतलब 10 बजे के बाद जब आप सोने चले जाते हैं तो लाइट आपका ऑफ हो जाता है, फ़ैन आपका कंटिन्यू रहता है। घर में अगर एसी है तो एसी भी फुल पे आप चला रहे हैं, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं वो आपका, तो हर एक इक्विपमेंट यूज में है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि वन टाइम में सारा इक्विपमेंट यूज में हो। तो जब ऑल इक्विपमेंट जितना भी आपके घर में लगा हुआ है वह यूज में नहीं होगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हर एक इक्विपमेंट आपका यूज में होगा, तो देखिए दोनों में अंतर आ जाता है। लोड जो है वह वेरी करने लगता है, जो आपका पावर कंजम्पशन होगा वह अलग अलग होगा। या कभी आप इससे अभी आप समझ सकते हैं ऐसा कि आप कभी अगर बिजली बिल पे करने जाते होंगे या बिजली बिल का कैलकुलेशन देखते होंगे कि किसी मंथ में हो सकता है 10 यूनिट आया या 15 यूनिट आया, तो उसके नेक्स्ट यूनिट में हो सकता है वही 15 यूनिट के जगह पे आपका 6 यूनिट आया हो या 8 यूनिट आया हो। मतलब कांस्टेंट नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हर महीने का जो यूनिट कंजम्पशन है वह आपका बराबर नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि आप जो अपने घर में लोड यूज़ कर रहे हैं वह कांस्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंटली आप जो लोड यूज़ करते हैं वह रेगुलर और मतलब सेम बराबर लोड जो है आप यूज नहीं कर रहे हैं।
क्लियर है ये बात? तो यही चीज़ है। तो अब जब लोड वैरी कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि जिस हिसाब से हमारा लोड होगा उसी हिसाब से पावर भी जनरेशन होगा, क्योंकि अगर डिमांड नहीं रहेगा तो हम पावर जनरेट करके क्या करेंगे? समझ में आ रही बात? तो जब डिमांड रहेगा तो हम पावर को भी जनरेट करेंगे, और जब पावर जनरेट करेंगे तो यूज में भी हमारा आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये सब मतलब आपस में कॉपरेशन कह सकते हैं इसको आप, या सामंजस्य से बैठाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो कुछ टर्म है इससे रिलेटेड जिसको कि हम जानेंगे कि क्या क्या टर्म है, और बहुत सारा डेफिनेशन है इसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हैं। वही सारा डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसी डेफिनेशन के बेस पे आपको कैलकुलेशन मतलब जो न्यूमेरिकल्स आप लोग बोलते हैं वो न्यूमेरिकल आपका भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन क्या है? सबसे पहला ये कि क्या है, तो इसमें कहते हैं कि यह एक आर्ट है यूनिट मतलब पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का। क्लियर है? क्या बोला मैंने कि जब मान लीजिए 1 यूनिट आया तो उस 1 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा उसको कैलकुलेट करना ही हम लोग कहते हैं, वही कैलकुलेट करने की आर्ट को, कला को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। जैसे 10 यूनिट कंजम्पशन हुआ तो उस 10 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा, किस किस पार्ट में वह डिवाइड हुआ है 10 यूनिट। समझ में आ रही बात? तो वो हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। देख लीजिए, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग दी पर यूनिट दैट इज़ 1 किलोवाट। अब इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है। 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है? दे दिया 1 किलोवाट, 1000 वाट, कुछ ऐसा करके, या 500 वाट, ए एंड बी। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो क्या था? द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर यूनिट दैट इज़ 1 किलोवाट आवर, that is 1 kilowatt hour cost of the production of electrical energy is known as economics of power generation। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना ही हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। नेक्स्ट एक टर्म है सर आपका, हाँ देखिए कुछ टर्म है जिसको कि हम लोग डिफाइन करेंगे। क्लियर? पहला टर्म है आपका इंटरेस्ट, जिसको कि आप बोलते हो अपने भाषा में सूद, ब्याज, यही बोलते हो ना। तो यहाँ पे भी वही इंटरेस्ट है। देखिए इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी इज नोन एज इंटरेस्ट। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी क्या हो गया? जैसे कि देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना ही एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो आपके घर से पैसे आते हैं, मान लीजिए फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए आपके घर से 5000 रुपये आया, लेकिन हो सकता है कोई एक्स्ट्रा काम हो आपके पास तो वह 5000 रुपये आपका 15 दिन में ख़त्म हो गया। बहुत सारा एक्स्ट्रा काम होगा, वो तो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है? तो अगर मान लेते हैं कि वह ख़त्म हो जाता है तो बचा हुआ 15 दिन आप कैसे चलाएंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? किसी फ्रेंड से आप उधार लीजिएगा। ठीक है? अब आपका फ्रेंड भी चालाक है, चालाक इन द सेंस कि हाँ मतलब वो आपको उधार देगा लेकिन वो कह रहा है कि हम इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट मतलब कि अगर आप 1000 रुपया लेते हो तो हम 5 रुपये के हिसाब से, मतलब जो बोलते हैं ना 5% के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे, उसको सूद लेंगे जिसको बोलते हो। तो आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को और फिर 15 दिन के लिए आप उनसे उधार लेते हो। अगर ऐसा आपका फ्रेंड करता है तो उधार लेते हो, तो वो जो आपका 1000 रुपया जो आपने लिया है वह तो आपका मूलधन हो गया, जिसको प्रिंसिपल आप बोलते हो, है ना, वो हो गया। अब 1000 रुपये के अलावा जब आप उसको रिटर्न करने जाइएगा तो 1000 के अलावा आप उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है? मतलब 1000 से एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे, तो जो आप एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहे हैं उसको, वो आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट। जिसको कि तो 1000 रुपये का ही तो आपने यूज़ किया, लेकिन पैसे आपको कितना भरना पड़ रहा है? उस 1000 रुपये से ज़्यादा भरना पड़ रहा है। तो जो एक्सेस अमाउंट हो गया, ज़्यादा अमाउंट जो आप 1000 रुपये से ज़्यादा भर रहे हैं, वह आपका क्या कहला जाएगा? इंटरेस्ट कहला जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है सर कि जब आपका पावर प्लांट जो इंस्टॉल किया जाता है या जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टार्टिंग में, तब उस टाइम पे तो कोई ऐसा संस्था नहीं है जिसके पास कि बहुत सारे पैसे हैं, है ना, और वह अपना पावर प्लांट बनाए।
क्लियर है। तो वो क्या करता है, अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपको कोई पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है तो वह बैंक से उधार लेता है। तो जब बैंक से उधार लेता है तो बैंक वाले उसको इंटरेस्ट पे अमाउंट पे करते हैं, जिसको कि आप लोन बोलते हो ना सर अपने भाषा में। जब आप लोन लेते हो तो कहते हो ना कि हाँ इतना % रेट पे हम लोग लोन लिए हैं, कितने टाइम के लिए, आप जितना टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, कुछ इस तरह से। ठीक उसी प्रकार से जब पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जाता है या बनाया जाता है तो उनके पास उपर्युक्त अमाउंट नहीं होता है। जब उपर्युक्त अमाउंट नहीं होता है तो वह क्या करते हैं, बैंक वाले से कैरी करते हैं। जब बैंक वाले से कैरी करते हैं तो बैंक वाले एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे, पर्टिकुलर रेट पे क्या करते हैं, उनको अमाउंट देते हैं। हो सकता है 5% रेट पे, 8% रेट पे, 10%, जो भी उनका हो। ये दोनों के बीच का मैटर है, जो कैरी कर रहा है और जो दे रहा है। ठीक है, अमाउंट जो ले रहा है और जो अमाउंट दे रहा है, उन दोनों के बीच का मैटर है कि किस % पे आप लेना चाह रहे हैं और वो किस % पे दे रहा है। दोनों एग्री होते हैं तब जाके वो क्या करते हैं, लेते हैं। तो जब आप अमाउंट कैरी करता है या पावर प्लांट बनाने के लिए जो अमाउंट लिया, तो लिया, अब मान लीजिए अब वो पावर प्लांट बना दिया, इन्वेस्ट कर चुका है। अब कब वह रिटर्न आएगा ये तो किसी को पता नहीं है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वह कुछ कुछ अमाउंट पे करते रहता है। तो अगर मान लेते हैं कुछ हिसाब से मैं बोलूं कि अगर वह 5 लाख रुपया इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट पे या लोन लिया है, तो अब यह ज़रूर ऐसा नहीं है कि जब लौटाया जाएगा, चाहे 1 ईयर में लौटाए चाहे 2 ईयर में लौटाए, तो यह क्या होगा कि 5 लाख ही लौटाएगा। इसके प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो भी आपको लौटाना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप लौटा रहे हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्या है इंटरेस्ट, क्लियरली है। तो अब ये हमारा हो गया क्या, इंटरेस्ट। हर एक पावर प्लांट बनाने के लिए बैंक से लोन लेती है और बैंक से जब लोन लेगी तो कुछ % रेट पे, मतलब कुछ रेट पे लोन बैंक देती है, ठीक ना, और फिर आपको वह पैसा रिटर्न करना पड़ता है। तो ये जो 5 लाख हो या प्रिंसिपल होता है, मान लीजिए जो जितना अमाउंट आपने लिया वह प्रिंसिपल, उसके अलावे जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट, जिसको कि आप ब्याज भी बोलते हो, गाँव की भाषा में बोला जाए तो उसको सूद भी बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका डिप्रेसिएशन, ठीक है। देखिए डिप्रेसिएशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ आपके पास कि आपने एक मोबाइल लिया, आपने एक मोबाइल लिया और आज के डेट में आपने वह जो मोबाइल ख़रीदा है, आज ही अगर आप मोबाइल ख़रीदते हैं उसका रेट है आपका 15,000, 15,000 आपका कॉस्ट है। तो आप मान लीजिए कि वही 15,000 रुपये आज जो आपने पे किया है, क्या 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप 15,000 में किसी को बेचेंगे तो क्या वह 15,000 में ख़रीदेगा, क्या नहीं खरीदेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके आने के बाद, मतलब जब आपके पास मोबाइल आया, आपने 15 दिन 20 दिन 1 मंथ 1 साल कुछ ऐसा है, मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ, 1 साल तक उस मोबाइल को आपने अगर यूज किया तो आपके मोबाइल का दाम क्या हो गया, घट गया। आप किसी को बेचने जाते हो या आप ऐसा भी तो होता है ना कि नया मोबाइल ख़रीदे अभी 15,000 में, 1 साल यूज़ किए, अब मन भर गया उस मोबाइल से, अब नया मोबाइल ख़रीदना है फिर से। तो आप क्या करते हैं, उसी मोबाइल को पहले जो आप ख़रीदे थे उस मोबाइल को आप मार्केट में बेच देते हो। तो आप 15,000 में अगर मोबाइल ख़रीदते हो तो क्या वो 15,000 में ख़रीदेगा क्या कोई 1 साल के बाद? नहीं ख़रीदेगा ना। हो सकता है वह 10,000 में ख़रीदे या 5,000 में ख़रीदे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका इक्विपमेंट था, यूज करते करते उस इक्विपमेंट का दाम जो है क्या हो गया, घट गया। उस इक्विपमेंट का दाम क्या हो गया, घट गया। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिप्रेसिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिप्रेसिएशन। समझ में आई बात? जैसे कि आप एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को आप खरीदोगे, ठीक है। अब इक्विपमेंट आप खरीदने के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आपने उसको यूज में लाया, आप उसको यूज किए, यूज करने के बाद उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो इक्विपमेंट था, जो इक्विपमेंट को आपने ख़रीदा, वह इक्विपमेंट का रेट आपका क्या हो गया, घट गया। तो घटा हुआ जो वैल्यू होगा उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेसिएशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस चीज़ का, तो मान लेते हैं कि कोई भी मोबाइल जो आपने ख़रीदा है या किसी भी वस्तु को आप मान लीजिए कि ख़रीदे हैं, कोई ए वस्तु है, इसको आपने 10,000 में आपने ख़रीदा, ठीक है। ए वस्तु को आपने 10,000 में ख़रीदा, इसको आप 5 साल यूज़ में लाए, 5 साल यूज़ में लाए,
5 साल के बाद क्या हुआ, इस वस्तु का मूल्य घट के हमारा हो गया 5000। तो घटा हुआ वैल्यू मतलब कितना घट गया वैल्यू सर, तो 5000 घट गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया सर, डिप्रेसिएशन वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से पावर प्लांट में भी होता है सर। तो पावर प्लांट जो होता है उसमें आप देखते होंगे टरबाइन यूज होता है, अल्टरनेटर यूज होता है, हर एक इक्विपमेंट, आइसोलेटर यूज होगा, सर्किट ब्रेकर यूज होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट, बॉयलर यूज होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट क्या होता है, यूज होता है। तो जब आप नया खरीद के लाते हैं सर, तो खरीद कर लाने के बाद वह जब आपका ऑपरेशन में होता है या पावर प्लांट में जब आप यूज करने लगते हैं, तो यूज करने के बाद साल भर, 2 साल बाद, 3 साल के बाद उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो जब प्रॉब्लम आने के बाद आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जिस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है अब उसको आप क्या करोगे, रख के बेच देते हो या फिर कहीं रिकवर करते हो, रेक्टिफाई करते हो, तो उसका दाम जो है क्या होगा, घट जाता है। समझ में आई बात। तो जो घटा हुआ मूल्य होगा, जैसे अब एक टरबाइन ही लाया खरीद के, 50 लाख में टरबाइन खरीद के लाया, आज के डेट में मान लीजिए 2018 में खरीद के लाया, 18 से आज 20 हो गया, 2025 में अब हमारा वो टरबाइन वर्क नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा है ना। तो वो टरबाइन का क्या हुआ, वैल्यू हमारा घट गया। आप उसको बेचने जा रहे हो, तो अब मान के चलिए 50 लाख में खरीद के लाए, तो अब 50 लाख में तो आप उसको नहीं बेच सकते, उसका दाम घट के हो सकता है 10 लाख हो गया। तो जो घटा हुआ मूल्य हुआ, मतलब 50 से 10 हो गया, तो 40 लाख का वैल्यू घटा, वह 40 लाख हमारा क्या हो गया, डिप्रेसिएशन वैल्यू। या आप ऐसा समझ लीजिए और एग्जांपल से, किसी बाइक को है आपके पास, कोई बाइक खरीदे आज के डेट में, है ना, ये तो आप बिल्कुल सब समझते होंगे। बाइक खरीदे या स्कूटी खरीदे, ठीक है, आज खरीदे 50,000 में, अब धीरे धीरे यूज में ला रहे, साल 2 साल के बाद आपको कुछ नया खरीदना है, फिर आप उसको बेच दिए। अब बेच दिए तो क्या 50,000 में ही तो नहीं बेचे होगे, उसको, उसका वैल्यू क्या होगा, घटा होगा। तो जब घटा हुआ, तो जो घटा हुआ वैल्यू होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेसिएशन। तो यही हो गया हमारा क्या, डिप्रेसिएशन। देख लीजिए, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द पावर प्लांट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग ड्यू टू कांस्टेंट यूज इज नोन एज डिप्रेसिएशन। क्लियर है यहाँ तक। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द पावर प्लांट इक्विपमेंट, पावर प्लांट के इक्विपमेंट या फिर बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के वैल्यू में जो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू कांस्टेंट यूज, लगातार यूज होने के वजह से, उसको हम क्या बोल रहे हैं सर, डिप्रेसिएशन। क्लियर है यहाँ तक, होप सो समझ में आ चुका होगा आपको डिप्रेसिएशन क्या है। और इसके बाद आपका आया था इंटरेस्ट, ये क्या है, ठीक है। अब कुछ और टर्म है जो कि आपको डिफाइन करना, बहुत सारा डेफिनेशन है सर जिसको कि आपको याद करना है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, और फिर कुछ कॉस्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट में होता है, उसका कॉस्ट जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। फर्स्ट हो जाता है सर आपका फिक्स्ड कॉस्ट, फिर होता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, फिर होता है रनिंग कॉस्ट, ठीक है। देखिए नाम से ही आपका पता चल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, जो मूल्य आपका फिक्स होगा, चेंजेस नहीं होगा। आज भी हमारा 500 रुपया है तो कल भी हमारा वो 500 रुपया होगा। समझ में आ रही बात। तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब दूसरा आता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आधा फिक्स्ड कॉस्ट, आधा फिक्स्ड है फिर आधा वेरी कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है रनिंग कॉस्ट, यूज के हिसाब से हमारा कॉस्ट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी तुरंत फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और रनिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है। यही 3 टाइप से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट जो है डिवाइड किया जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पहला था, जो 3 पार्ट ऑफ एनर्जी को डिफाइन, जो क्लासीफाई किए थे, वो उसमें आपका पहला था फिक्स कॉस्ट, फिर सेमी फिक्स कॉस्ट, फिर रनिंग कॉस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड यूनिट जनरेटेड। वैसा कॉस्ट जो कि मैक्सिमम डिमांड और यूनिट जनरेटेड पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए कुछ टर्म अगर बीच में आएगा तो हो सकता है हम एक्सप्लेन अगर नहीं किए, लेकिन उसको डिफ़ाइन करना होगा, हम लोग को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और इसी चैप्टर में हम लोग एक एक टर्म को, अब जैसे मान लीजिए मैक्सिमम डिमांड है, तो हो सकता है हम आगे बढ़ गए बता के, लेकिन मैक्सिमम डिमांड को डिफ़ाइन करना है तो उस टाइम हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। या आप मान लीजिए यूनिट जनरेटेड है, तो एनर्जी हो गया,
कितना यूनिट जनरेटेड है, इसको भी आगे डिफाइन करना है। तो हो सकता है हम यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएं, तो पैनिक मत होइएगा। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड जैसे कि मान लीजिए कि एक घर है आपका है या आपके पड़ोसी का है, जिनका भी है, ठीक। तो कोई एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे हर एक लोड यूज में होगा। समझे क्या बात बोले? मान लीजिए कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, फ़ैन है, गीजर है, एवरीथिंग है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो कोई एक ऐसा टाइम हो सकता है ऐसा कि उस टाइम पे हर एक लोड, रेफ्रिजरेटर भी ऑन है, एसी भी ऑन है, फ़ैन भी ऑन किए हुए हैं, बल्ब भी ऑन किए हुए हैं, ट्यूबलाइट भी ऑन किए हुए हैं, कोई गीज़र भी चला रहा है, कुछ इस तरह से हर एक। तो उस टाइम का जो एनर्जी कंजम्पशन होगा कुछ अमाउंट में होगा। समझ में आ रही बात? अब मान लीजिए कि वह 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ। अब हमेशा कोई गीज़र ऑन करके तो नहीं रहेगा, या एसी कोई ऐसा भी नहीं होगा कि एसी दिन भर ऑन करके रह रहा होगा। फ़ैन दिन भर चल रहा है, हर दिन भर आपका ट्यूबलाइट या बल्ब जल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। रात के टाइम में जल रहा होगा ट्यूबलाइट, फ़ैन दिन में हो सकता है बंद कर दिए होंगे, कुछ इस तरह से हमारा मैनेज होता है ना। तो एक टाइम ऐसा होगा जिस टाइम में आपका जो घर में सारा लोड है वह सारा लोड यूज में होगा। तो मतलब ऐसा कह दें कि सबसे ज़्यादा उसी टाइम में हमारा लोड यूज होगा। उसके बाद आपका दिन में हो सकता है कम हो या घटे, फिर थोड़ा बढ़े, घटे थोड़ा, लेकिन जो मैक्सिमम है उससे नहीं हुआ। कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि 10 लोड आपके घर में लगा हुआ है। 10 लोड मतलब इसमें सब आ गया, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह 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 जो भी है सब आ गया। अब यह 10 लोड में हो सकता है कि रात के 10 बजे, 9 बजे मान लेते हैं सर, रात के 9 बजे आपने क्या किया, इस 10 लोड को ऑन कर दिया। 9 बजे रात की बात मैं कर रहा हूँ, और 10 बजे तक आप क्या किए, इस 10 लोड को आप कंटिन्यू जला के रखे। मतलब यह 1 घंटा के अंतराल में आपका यह 10 लोड्स जो था सब यूज में है, 10 लोड से सब यूज में है। अब उसके बाद क्या हुआ, 10 बजे के बाद हो सकता है इसमें से 9 जला रहे हैं या 8 जला रहे हैं, 7 जला रहे हैं या यूज कर रहे हैं। अब यह 9 बजे के पहले जो है हो सकता है आप 5 यूज कर रहे हैं, 4 यूज कर रहे हैं, या हो सकता है 8 यूज कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन 10 का 10 यूज में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इस 1 घंटे में जो है यह 10 लोड्स यूज हुआ। अब यह कितना एनर्जी कंज्यूम किया, वही आपका मैक्सिमम डिमांड हो गया। समझे मेरी बात? ठीक है। ये कितना, ये 1 घंटे के अंतराल में यह कितना एज्यूम किया, हो सकता है 100 किलोवाट एज्यूम कर लिया हो, तो वह 100 किलोवाट हमारा मैक्सिमम डिमांड है। अब आपके घर में उस 100 किलोवाट से ज़्यादा दिन भर में कभी एनर्जी नहीं होगा। मतलब कि 100 किलोवाट जो है हमारा, वह 1 घंटे में हमारा कंजम्पशन हुआ। तो मतलब अब नेक्स्ट 1 घंटा जो होगा या पहले का 1 घंटा होगा वह 100 किलोवाट से कम ही होगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल है बस, ठीक है। तो वही एनर्जी जो कंजम्पशन हुआ वो हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड, उसको हम पावर बोल रहे हैं। जितना पावर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो हमारा वो मैक्सिमम डिमांड हो गया। अच्छा, यूनिट जनरेटेड की बात अगर करा जाए तो यूनिट जनरेटेड मतलब हो गया, एक यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। एनर्जी की बात कर रहा है तो एनर्जी जो है, कितना एनर्जी जनरेट किया गया है, मतलब जनरेट कौन करेगा, पावर प्लांट। तो वहाँ पे हमारा कितना एनर्जी जनरेट हुआ है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिट जनरेटेड। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है यूनिट जनरेटेड और मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हुआ कॉस्ट हमारा वैसा जो कि फिक्स्ड है। जैसे कि पावर प्लांट को आप मान लीजिए कि इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए होगा, ज़मीन चाहिए होगा ना। तो अब ज़मीन खरीदने के लिए आप क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। तो एक बार जो अमाउंट आपने ज़मीन खरीदने के लिए पे कर दिया, एक बार जो आपने पे कर दिया, अब दोबारा फिर पे करना पड़ेगा क्या, बोलिए? नहीं,
बिल्कुल नहीं। अगर मान लेते हैं कि कोई मान लीजिए कुछ 100 डिसमिल या 500 डिसमिल या बीघा की बात करें हम लोग कि 10 बीघा या 100 एकड़ की बात कर लो आप, 100 एकड़ ज़मीन जो है तुम 20 करोड़ 25 करोड़ में खरीदा, एक रेट 100 करोड़ 100 जो एकड़ है 100 एकड़ ज़मीन आपको पावर प्लांट के लिए चाहिए और उसको आपने 100 करोड़ में ख़रीदा या 50 करोड़ में ख़रीदा, तो 50 करोड़ तो वो फिक्स हो गया ना, 50 करोड़ वैल्यू तो आपने ज़मीन के लिए दे दिया। अब वह घटने बढ़ने वाला तो नहीं है कि आपको 50 करोड़ ही लगेंगे, ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लगेगा या कम लगे, तो ये तो एक अमाउंट फिक्स हो गया है ना। अब यह 50 करोड़ आपने कहाँ से लाया, बैंक से लाया, तो अब इस 50 करोड़ पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो यह इंटरेस्ट जो होगा हमारा क्या होगा, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा, ये वेरिएशन होगा। लेकिन जो 50 करोड़ आपने ज़मीन खरीदने के लिए लिया है वह तो आपका फिक्स्ड है, एक वैल्यू है वो आपको देना है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। या आप हाई ऑफिशियल जैसे बैंक बैंक बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो पावर प्लांट के जैसे CEO होते हैं, ठीक है, या जो और भी उनसे ज़्यादा पोस्ट VP होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जिनको बोलते हैं, उनका सैलरी फिक्स्ड होता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि जिसका सैलरी 1 करोड़ है पर ईयर, अब उसका सैलरी बढ़ने का उम्मीद रहेगा क्या, खास करके इंडिया में मुश्किल है सर, है ना। अब वह काफ़ी, जब वह कंपनी चेंज करेगा तभी जाके उसका इंक्रीज होगा, नहीं तो उसमें क्या होता है, फिक्स रहेगा। या जो CEO होते हैं उनका सैलरी फिक्स्ड रहता है कुछ टाइम तक के लिए, 5 साल 7 साल 10 साल, कुछ इस तरह से वो फिक्स कर देता है। लेकिन हाँ, सैलरी लार्ज स्केल पे होता है, करोड़ों में होता है, ठीक है, तो वो हमारा अमाउंट फिक्स्ड है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो इस कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसे देखिए, द फिक्स्ड कॉस्ट इज ड्यू टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ लैंड, ठीक है, लैंड एंड सैलरीज ऑफ अ हाई ऑफिशियल्स, ठीक है। पहले तो देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि हाँ क्या है ये, किस मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, क्लियर। तो फिक्स्ड कॉस्ट में आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, सैलरीज ऑफ हाई ऑफिशियल, जो हाई ऑफिशियल का सैलरी होगा वो भी हमारा किस में आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में। और एक चीज़ है एनुअल कॉस्ट ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, ये भी है। देखिए हाँ, वो जो इंटरेस्ट की बात कर दिया हमने सेमी फिक्स्ड में, वो नहीं होगा। सेमी फिक्स्ड में हमारा ये जो कैपिटल कॉस्ट लैंड का होगा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा सेंट्रली, और वह भी हमारा किस में आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में ही होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि ज़मीन के लिए इसने 10 करोड़ लिया, ठीक है, 10 करोड़ अगर ज़मीन के लिए लेता है तो इसका अगर मान लेते हैं कि हम 10% के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये 10% अभी तो फिक्स ही है ना सर, कितने टाइम के लिए, यही 10% के हिसाब से देना है ना इसको। अब ऐसा तो नहीं होगा कि यह जो 10 करोड़ है, यह 10 करोड़ में एक साल के लिए 10%, दूसरा साल के लिए 5%, तीसरा साल के लिए 15%, ऐसा कोई वेरिएशन होगा क्या, नहीं। तो यह भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से फिक्स्ड हो गया कि जो इंटरेस्ट लगेगा इतना है, 10 करोड़ का 10% निकाल लीजिएगा पर ईयर आप पे करते रहें, तो वह उतना तो लगना ही लगना है। तो इसलिए हमारा क्या बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड, कैपिटल कॉस्ट मतलब हो गया जो स्टार्टिंग में ख़रीदा जाता है या स्टार्टिंग में जो बनाया जाता है, ठीक है, हम बताएंगे इस सब के बारे में, अभी पढ़ना है। तो वो हो गया हमारा क्या, कैपिटल कॉस्ट, इसी को हम इनिशियल कॉस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड, और फिर हाई ऑफिशियल का सैलरी, ये सब किस में आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में। और यह जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब फ्री रहता है किससे, मैक्सिमम डिमांड से और फिर यूनिट जनरेटेड से, ठीक है, यूनिट जनरेटेड और मैक्सिमम डिमांड से यह फ्री रहता है, उस पर डिपेंड हमारा नहीं करता है, कौन, फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर आपका सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए सेमी फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, आधा फिक्स है, क्या है, आधा फिक्स है। देख लीजिए, it is the cost which depends upon maximum demand but it is free from unit generated। यह कॉस्ट जो होता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, यह मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है लेकिन यूनिट जनरेटेड पे डिपेंड नहीं करता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा सर इसको, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि जो सेमी फिक्स्ड होता है किस पे डिपेंड करता है और किस पे
डिपेंड नहीं करता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड पे ये डिपेंड करता है लेकिन यूनिट जनरेटेड पे डिपेंड नहीं करता है। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू दी मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। सेमी फिक्स्ड जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे समझिए कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि सेमी फिक्स्ड कॉस्ट हमारा मैक्सिमम डिमांड पे बढ़ेगा। आप समझिए कि जब हमारा डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जो फैक्ट्री यूनिट होगा, फैक्ट्री जो होगा उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जब फैक्ट्री का साइज बढ़ेगा तो क्लर्कियल स्टाफ वगैरह बढ़ेंगे, स्टाफ बढ़ेंगे, और स्टाफ का जो सैलरी होता है वह सब सेमी फिक्स्ड होता है, ठीक है। वह पर ईयर आपका वेरी करते रहता है, डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप रखे हुए हैं। तो क्लर्कियल स्टाफ बढ़ेगा और क्लर्कियल स्टाफ बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा क्या हो गया, मैक्स सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगा। मतलब क्या बोल दिया मैंने, समझिएगा इस चीज़ को कि अगर आपका डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, मान लीजिए कि हमको पहले 10 यूनिट का ज़रूरत था, आज के डेट में 100 यूनिट ज़रूरत है हमको। तो जब डिमांड ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन अगर बढ़ाइएगा तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो थर्मल जो पावर प्लांट है उसका साइज़ बढ़ेगा। अब हम अगर साइज़ बढ़ा दिए पावर प्लांट का तो काम करने वाला भी बढ़ेगा, है ना। तो काम करने वाला में हम लोग बोल रहे हैं स्टाफ की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टाफ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा तो स्टाफ बढ़ेगा। अब स्टाफ जब बढ़ा तो स्वाभाविक है हमारा मैक्सिमम डिमांड भी बढ़ेगा, यही है ना। डिमांड बढ़ा तो यहाँ स्टाफ बढ़ा दिए, और स्टाफ जो है हमारा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में आता है तो हमारा डायरेक्टली कह सकते हैं आप सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे भी आपको, हाँ, एंड इज एन एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रेसिएशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। देखिए ये जो है आपका डिप्रेसिएशन भी हमारा किस में आ जाएगा, जो आपने इक्विपमेंट ख़रीदा है उसके वैल्यू को भी हम लोग लाते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। डिप्रेसिएशन क्या था सर, अगर मान लीजिए 500 का कोई वस्तु खरीदे और आज के डेट में वह उसका वैल्यू हमारा 200 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्रेसिएशन वैल्यू हो गया, घट गया। क्या हो गया, ये डिप्रेसिएशन वैल्यू हो गया। और कितना घटा सर, तो ये 300 रुपया घटा। इसको हम बोलते हैं क्या, साल्वेज। क्या बोलते हैं, साल्वेज। समझ में आई बात। यह 500 का कोई वस्तु था, प्रेजेंट टाइम में आपने खरीदा, साल भर 2 साल बाद 3 साल बाद के बाद क्या हुआ, उसका वैल्यू घट गया और घट के इक्विपमेंट का कॉस्ट हो गया कितना, 200। तो ये हमारा 200 घटा हुआ दाम क्या हो गया, डिप्रेसिएशन। और कितना घटा सर, तो 300 रुपये घट गए। 300 रुपये जब घट गए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, साल्वेज वैल्यू। क्लियर है। तो यह डिप्रेशिएशन जो हमारा बिल्डिंग होगा या इक्विपमेंट होगा वह भी हमारा किस में आएगा, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। इसको आप ध्यान रखिएगा सर, इसको, ठीक है। ये सब आप मार्क कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। फिर आपका टैक्सेस, जो आपको टैक्स लगेगा, ठीक है, वह टैक्स भी आपका किस में लगेगा, आएगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट, सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि आपका जो मैनेजर रैंक का होगा, जो पूरे कंपनी को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। और हाई ऑफिशियल्स तो आपका किस में आ रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट में। लेकिन जो मैनेजिंग हुआ, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, या उसके नीचे और जो आपका स्टाफ काम कर रहा है सुपरविजन पर्पस के लिए, जैसे इंजीनियर हो गया, ये सब हमारा किस में आ जाएगा सर, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। फिर आता है सर क्लर्कियल स्टाफ, जो क्लर्क रहेगा वह भी किस में आएगा, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। चलिए ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्लर्कियल स्टाफ, सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग या डिप्रेशिएशन ऑफ डिप्रेशिएशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग कह लीजिए। फिर इक्विपमेंट जो होगा, डिप्रेशिएशन ऑन इक्विपमेंट, ये सब किस में आ जाएगा, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में। सही है। देखिए आगे, द ग्रेटर मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन, पावर स्टेशन पे ग्रेटर मैक्सिमम डिमांड होगा तब क्या होगा, द ग्रेटर इज इट्स साइज़। यही चीज़ अभी मैंने बताया है ऊपर पे कुछ देर पहले कि अगर आपका मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगा तो साइज़ भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइज़ या इंस्टॉलेशन दोनों कह सकते हैं, एरिया बढ़ जाता है सर, ठीक है। मतलब जो यूनिट होगा वो बढ़ाना पड़ जाएगा। तो इंस्टॉलेशन और फिर साइज़ दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा। द टैक्सेस एंड क्लर्कियल स्टाफ,
टैक्स और क्लर्कियल स्टाफ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट। देखिए जितना ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री होगा, सोचिए कि अगर छोटा इंडस्ट्री है तो उसमें स्टाफ भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन अगर इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है तो स्टाफ का संख्या भी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब आपका साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप स्टाफ बढ़ाते हैं तो स्टाफ हमारा क्या है, साइज पे डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा साइज इंडस्ट्री, जितना बड़ा इंडस्ट्री होगा उतना अधिक स्टाफ भी उसमें होगा, है ना। तो वो हो गया एंड हैंस, और अतः क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड, डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम डिमांड। इस वजह से हम कह रहे हैं कि यह सेमी फिक्स्ड जो होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक। और फिर यह यूनिट जनरेटेड पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए बात को यहाँ पे। तो होपफुली आपको फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आया होगा। देखिए रनिंग कॉस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रनिंग कॉस्ट क्या है। नाम से ही आपको क्या पता चला है कि जब ऑपरेशन में होगा, मान लीजिए कोई पावर प्लांट ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, उस टाइम जो कॉस्ट लग रहा होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, रनिंग कॉस्ट। जैसे कि फ्यूल जो लग रहा है, मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कोल जो है आपका कंटिन्यू लगते रहेगा, तो वह हमारा क्या हो गया, उसका जो दाम होगा, कॉस्ट होगा, वह रनिंग कॉस्ट में आएगा। अब कुछ स्टाफ होगा, मान लीजिए जो सुपरवाइज़र रैंक के होंगे, जो कि हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि कहाँ पे काम चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। और वर्कर वगैरह जो होंगे वह सब हमारा किस में आ जाएगा, बताइए, रनिंग कॉस्ट में। और मान लीजिए कि रिपेयरिंग होगा या मेंटेनेंस वगैरह वर्क होगा, तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा, रनिंग कॉस्ट में। देख लीजिए इसको क्या है, इट इज़ द कॉस्ट विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आवर्स द प्लांट इज़ इन ऑपरेशन। कितने घंटे तक हमारा पावर प्लांट रन कर रहा है या कितने टाइम के लिए हमारा पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में है, यूनिट जनरेट कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर 5 घंटे के लिए चल रहा है तो इसी 5 घंटे में ही तो हमारा ऑपरेटिंग टाइम होगा ना, कि 5 घंटे में जो भी खर्च आएगा हमारा वो किस में आएगा, रनिंग कंडीशन। मतलब अगर मान लीजिए कोल का यूज़ कर रहे हैं थर्मल में, तो कोल हमारा इसी 5 घंटे के लिए जलेगा ना, हाँ, तो इसका जो कॉस्ट होगा वही हमारा क्या आएगा, रनिंग कॉस्ट में आ गया। ठीक है, अब इसी 5 घंटे के लिए कोई वर्कर जो होगा वर्क कर रहा होगा यहाँ पे, है ना। हालांकि कंटिन्यू चलते रहता है, शिफ्ट वाइज वर्क रहता है, बंद बहुत कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, पावर प्लांट जो होता है 24 घंटा चलता है, तो इसलिए है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि यह 5 आवर के लिए अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग में, तो इसी 5 आवर के लिए ऑपरेट करेगा, वर्क करेगा वर्कर, तो इसका जो कॉस्ट होगा वह कुछ ऐसा भी होता है। मान लीजिए कि लेबर जो होता है उसमें काम कर रहा है, 5 दिन के लिए आया, फिर अगला 5 दिन नहीं आया, तो पता नहीं फिर वो आएगा, तो वो कॉस्ट भी हमारा किस में आ जाएगा, रनिंग कॉस्ट में। फिर 5 दिन के बाद नहीं आया, फिर अगला 5 दिन वो आ गया, या उसके जगह पे हम 2 और वर्कर बढ़ा लिए, घटा लिए, कुछ इस तरह से हम अपना मैनेज कर रहे हैं, तो ये सारा कॉस्ट हमारा किस में आ जाएगा, रनिंग कॉस्ट में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रनिंग कॉस्ट जो होता है किस पे डिपेंड करता है, कि कितने आवर के लिए हमारा पावर प्लांट ऑपरेशन में है, या इनडायरेक्टली अगर बात करें, डायरेक्टली बात करें नॉट इनडायरेक्टली, कि नंबर ऑफ़ यूनिट जनरेटेड, कितना यूनिट जनरेट कर रहा है, उस पर हमारा ये रनिंग कॉस्ट डिपेंड करता है। भाई एक ये समझो कि अगर 5 घंटे के लिए रन कर रहा है तो 5 घंटे में ही कितना, मान लो कि हो सकता है ये 50 किलोवाट आवर यूनिट जनरेट करेगा, 50 किलोवाट आवर यूनिट को क्या किया, ये जनरेट किया। तो यही कॉस्ट हम, ये इसका जो कॉस्ट आएगा वो किस में आ गया, रनिंग कॉस्ट में। अब बाकी मान लीजिए ये हमारा 5 आवर के लिए ही रन किया, तो इसी 5 आवर में ये 50 किलोवाट आवर जनरेट कर दिया, तो उसके बाद बाकी तो हमारा ये बंद है ना, तो यूनिट जनरेट ही नहीं हुआ, तो रनिंग कॉस्ट कैसा। इसमें अब टरबाइन लगा हुआ है, मान लीजिए अल्टरनेटर लगा है, तो इसी 5 घंटे के लिए ही ऑपरेशन में रहेगा ना। 5 घंटे के बाद तो फिर ये हमारा टरबाइन बंद, अल्टरनेटर बंद, फिर खर्च कैसा। ठीक है, अब इसी 5 घंटे में मान लीजिए अगले 5, फिर नेक्स्ट डे हमको 5 घंटे के लिए रन करना है, तो इसको आप मेंटेन करोगे, इसका मेंटेनेंस करोगे, कोई सब कुछ चेक कर लोगे, आप इक्विपमेंट देख लोगे कि हाँ प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। अगर कुछ खराबी है, इसमें कुछ डैमेज है, तो इसको आप चेंज करो। समझ में आ रही बात। तो वो सब कॉस्ट हमारा किस में आएगा, रनिंग कॉस्ट में आएगा। देख लीजिए, द रनिंग कॉस्ट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। जो कोल फ्यूल का जो खर्च आएगा वह हमारा एनुअली, अब ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे का हिसाब नहीं करते, एनुअली बात कर रहे हैं हम लोग। तो एनुअली कितना खर्च आ रहा है हमारा फ्यूल पे, वह हमारा किस में आ जाएगा,
रनिंग कॉस्ट में देखिए लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों यूज करेंगे, जो आपका रोटेटिंग पार्ट होगा वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो वह कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है ये पता रहेगा क्या, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और कम फ्रिक्शन होगा तो कम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है, वेरिएशन है इसमें। तो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी क्या होगा, वेरिएशन रनिंग कॉस्ट में आ गया। नेक्स्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, अब इसमें हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि हमें बेहतर परफॉर्मेंस या बेहतर इफ़िशियंसी मिल सके, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा रनिंग कॉस्ट में आएगा। रिपेयर्स एंड सैलरीज ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, देखिए यहाँ पे रिपेयर्स क्यों बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ये टरबाइन है, अल्टरनेटर है, इसका कौन सा पार्ट कब ख़राब हो जाएगा किसी को पता है क्या, मतलब फिक्स नहीं है ना, आज ख़राब हुआ आज बनाए, हो सकता है फिर नेक्स्ट डे ख़राब हो जाए या डैमेज हो जाए, तो ये भी फिक्स नहीं है। तो यह जो रिपेयर कॉस्ट भी आएगा हमारा किस में आ जाएगा, रनिंग कॉस्ट में। और कुछ सुपरवाइजरी ऑपरेटिंग स्टाफ कहने का ये मतलब जो वर्कर होते हैं वहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो, और ये सुपरवाइजरी स्टाफ जो है सुपरविज़न पर्पस के लिए जो रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन लोगों का फिक्स नहीं रहता है, कभी काम आए 6 महीना काम किया 6 महीना बंद, 5 महीने काम किए 5 महीने बंद, ये सब फिक्स नहीं रहता है सर। अच्छा इनमें से क्या होता है, सबका सैलरी भी अलग अलग होता है सर, किसी को 15,000 पे कर रहा है, किसी को 10,000 पे कर रहा है, किसी को 12, किन्हीं का कोई फिक्स नहीं है। तो ये सब क्या किस में आ गया, रनिंग कॉस्ट में। क्लियर है। अब देखिए ये फिक्स्ड कॉस्ट पर लिए, रनिंग कॉस्ट पर लिए, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट पर लिए, तो एनुअल कॉस्ट कितना होगा, तो हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब अगर बात करें कि पावर प्लांट एनुअली कितना खर्च हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ध्यान दो, एनुअल कॉस्ट इज़ इन पावर जनरेशन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो एनुअल कॉस्ट होगा। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको होप सो बेहतर समझ में आएगा। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो उस टाइम में हम लोग इसका चर्चा करेंगे और उस पर देखेंगे कि कैसे आपका जो है कॉस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये भी हमारा एक फिक्स्ड हो गया। अब ये हमारा कांस्टेंट है, लिख लीजिएगा यहाँ पे अगर मन हो आपको, तो वेयर A, B एंड C आर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड है, मतलब यह वैल्यू होगा कुछ कि कितना पैसा लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये फिक्स्ड कॉस्ट साल भर के लिए हमको कितना लगा था, है ना, एनुअली हम निकालेंगे तो मान लीजिए 10 करोड़ लगा, 20 करोड़ लगा, यहाँ पे हमारा 20 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे B, अब ये जो मैक्स पावर है, तो पावर हम जो जनरेट कर रहे हैं, जो पावर जनरेट हुआ है हमारा, ये हमारा मैक्सिमम डिमांड है, कंजम्पशन, कि हम कितना मैक्सिमम डिमांड हम दे रहे हैं, कितना लोगों जो पब्लिक है उसका मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो हम उसी हिसाब से सप्लाई करेंगे, तो वो हो गया। तो अब आप यहाँ ये जो B का वैल्यू होगा कि मतलब किस रेट पे आप दे रहे हो, पावर दे रहे हो कि 5 रुपये दे रहे हो, 7 रुपये दे रहे हो, 8 रुपये दे रहे हो, तो वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और गुना कितना दे रहे हो वो हमारा हो गया, प्लस अब C जो है एनर्जी कंजम्पशन, कि कितना एनर्जी को आप भेज रहे हो, पावर प्लांट की बात करो या अपने होम की भी बात करोगे तब भी ये सेट बैठता है इस पर, कि कितना यूनिट जनरेट हुआ है, उस यूनिट को किस रेट से आप रख रहे हो। तो C हमारा हो सकता है आप 10 रुपये रेट से रखो, 15 रुपये रेट से रखो। ठीक है, तो अब 10 गुना कितना यूनिट जनरेट हुआ उसको आप ऐड कर लेंगे। सबको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनुअल कॉस्ट टोटल। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। जब बनाएंगे आपको तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एनुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैसे फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, कैसे सेमी फिक्स्ड, कैसे रनिंग कॉस्ट, ये सब हम आपको निकाल के बताएंगे। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल होगा, और न्यूमेरिकल पे हम लोग समझेंगे कि हाँ ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तीनों फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, और रनिंग कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक को। चलिए आज के लिए धन्यवाद।